नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल है सुपर संडे डबल हेडर स्पेशल, यानी कि हम कह सकते हैं रोमांचक रिवेंज रविवार, क्योंकि कल डबल हेडर गेम्स होने वाले हैं। दो मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। दोपहर का मैच नंबर 37 जो कल खेला जाएगा पंजाब में, मुल्लानपुर में कल मुकाबला होगा पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। जी हाँ दोस्तों, कल ही तो मैच हुआ था चिन्नास्वामी में, बेंगलुरु में आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस के बीच में। फिर से एक और बार आमने सामने यह टीमें टकराएंगी और इस बार बेंगलुरु जीत के लिए बेताब होगा, बदले के लिए बेताब होगा। वहीं पे रात को एक और मुकाबला होगा मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है ईएल क्लासिको सुपर संडे स्पेशल। मैच नंबर 38 जो कल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो मुंबई इंडियंस ने अपना पिछला मुकाबला जीत लिया है, लेकिन बदले के लिए तो एमआई भी बेताब होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस अपना ओपनिंग गेम हारा किससे था? चेन्नई सुपर किंग्स से ही तो हारा था। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स ने भी पिछला मुकाबला अपना एलएसजी से जीता है। लगातार 5 मुकाबले हारने के बाद एक बढ़िया कमबैक चेन्नई ने किया है। उस कमबैक को सीएसके जारी रखना चाहेगी। तो मैच पे बात करते हैं, मैच नंबर 38 से शुरुआत करते हैं, फिर हम मैच नंबर 37 पे बात करेंगे जो दोपहर वाला गेम होगा। रात के मैच से शुरुआत करते हैं, मैच नंबर 38 जो कल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में। तो सबसे पहले हम पॉइंट टेबल पे ध्यान देते हैं, यानी कि अंक तालिका पे हाल कैसा है। फिलहाल अभी आप देखोगे तो मुंबई इंडियंस 6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। कल का मुकाबला मुंबई के लिए जीतना बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यहां से अब एक सेकंड फेज की शुरुआत हो चुकी है, सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई के पास और 7 गेम्स बचे हुए हैं। मुंबई को उसमें से 5 मैच तो पक्का जीतने हैं। तो कल का मुकाबला मुंबई जीतना चाहेगा, वरना आने वाली राह थोड़ी सी मुंबई के लिए मुश्किल हो सकती है। वही मैं कहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी, क्योंकि सीएसके अभी पॉइंट टेबल पे पिछले मैच को जीतने के बावजूद भी 10वें स्थान पर है। तो कल का मुकाबला चेन्नई जीतना चाहेगा। अगर कल का मुकाबला चेन्नई जीत नहीं पाएगा तो फिर डू और डाई का सिनेरियो शुरू, और वहां से मुझे लग रहा है कि कल का अगर मुकाबला नहीं चेन्नई जीतता है तो फिर शायद वो प्लेऑफ में क्वालिफाई भी ना कर पाए। तो बात करते हैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस से शुरुआत करते हैं। उनके पिछले मुकाबले की हम प्लेइंग 11 को देखते हैं, कैसी उनकी प्लेइंग 11 थी। अब देखिए, वहां पे रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे, फिर रैन रिकल्टन। रोहित शर्मा से शुरुआत करते हैं। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो अब वो सिचुएशन आ चुका है जहां पे हिटमैन को भी लंबी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अभी तक यह टाटा आईपीएल 2025 रोहित शर्मा के लिए अच्छा नहीं गया। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो अच्छा एक स्टार्ट रोहित को भी मिल चुका था। बढ़िया उन्होंने चौके छक्के लगाए थे, लेकिन वही एक अगर बात करें, वही दिक्कत का एक मसला बन चुका है, क्वेश्चन मार्क बन चुका है। थोड़ा सा फॉर्म में रोहित शर्मा की वही एक कंसर्न है कि हिटमैन जब खेलते हैं तो बढ़िया इंटेंट से खेलते हैं, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के, टीम को फर्स्ट एक प्रायोरिटी देते हुए, टीम के बारे में सोचते हुए बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, और टीम को देख के ही वो चाहते हैं कि टीम को अच्छी स्टार्ट मिले। उसी इंटेंट से वो एग्रेसिव होकर खेलते हैं, जहां पे विकेट गिरने के चांसेस आसार ज्यादा होते हैं। दोस्तों, भले आप 50 ओवर का फॉर्मेट खेलिए या फिर आप 20 ओवर का फॉर्मेट खेलिए, बतौर ओपनर अगर आप आक्रामक होकर खेलोगे, वहां पे रन भी बनेंगे, कुछ डिसीजंस आपके फेवर में आएंगे। जहां पे आप आक्रामक होकर खेलोगे, रिस्क उठाओगे, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वहीं पे आउट होने के चांसेस भी तो बनते हैं ना दोस्तों। लेकिन समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म थोड़ा सा सही नहीं है। क्या होता है कि रोहित जल्दी आउट होते हैं, फिर आने वाले बल्लेबाजों में प्रेशर आता है, और लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे रोहित को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे कल वो खेलेंगे। क्या थोड़ा सा खलील अहमद को थोड़ा सम्मान देते हुए शायद अंशुल कंबोज पे थोड़ा टारगेट करे, जो कि अच्छे आउट स्विंगर डालते हैं। फिर मतीशा पातिराना, मिडिल ओवर्स के सरफेस में नूर अहमद, जो कि अक्सर थोड़ा सा लेग स्पिन के सामने, रिस्ट स्पिनर्स के सामने भी रोहित थोड़ा फंसते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो विपराज निगम ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया था। तो थोड़ी सी समस्या तो है दोस्तों रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। रायन रिकल्टन ने अच्छा इंटेंट दिखाया। लास्ट 2 गेम्स उनके बहुत बढ़िया गए हैं, अगर हम कहें देखें तो। जैसे कि पिछले मुकाबले में भी एक अच्छी स्टार्ट मिल चुकी थी, थोड़े भाग्यशाली भी थे, जहां पे हैनिज क्लासेन वाला जो हमने देखा था, जहां पे अंपायर ने नो बॉल घोषित किया था, वहां पे अगर हम देखें उसके बाद में अच्छे कुछ स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन आउट हो गए। लेकिन रायन रिकल्टन को भी थोड़ा सा समझना होगा कि पावर प्ले में तो आप खुलकर खेलते हो, आक्रामक होकर खेलते हो, लेकिन आपको थोड़ी सी अपनी पारी को थोड़ा सा लंबा लेके जाना होगा। क्योंकि देखिए, दिक्कत इसीलिए नहीं आती है क्योंकि जो मध्य क्रम मुंबई इंडियंस का है बहुत ही सॉलिड है। वहां पे नंबर 3 पे जो विल जैक्स खेल रहे थे,
गेंदबाजी करते हुए बढ़िया प्रदर्शन किया पिछले मुकाबले में। आई थिंक वो मैन ऑफ द मैच थे, बढ़िया 2 विकेटें झटकी थी उन्होंने, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए इम्पैक्ट अभी तक विल जैक्स ने नहीं डाला है। जितना भी मौका मिला है उसको, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से ग्रैब भी नहीं किया है। लेकिन ये भी कहूंगा कि उनके पोजीशन से लगातार थोड़ा सा उनको कभी ऊपर ला रहे हैं, कभी नीचे ला रहे हैं। विल जैक्स मेरी नजरों में नंबर 3 के नीचे के बैटर नहीं है। उनको अगर आपको खिलाना है तो आप उनको ऊपर बल्लेबाजी कराइए, नंबर 3 पर कराइए, या फिर आप उनसे ओपन करवाइए विल जैक्स। फिर देखिए मैंने जो कहा कि उतनी दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव इस एडिशन में 265 रन बना चुके हैं, बढ़िया फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छे टच में दिख रहे हैं सूर्या। वही मैं कहूंगा तिलक वर्मा के लिए भी, जो गुजरात वाले गेम के बाद से इन्होंने बढ़िया वापसी की और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे हैं, एग्रेसिव होकर खेल रहे हैं, बढ़िया ये भी फॉर्म में, इसीलिए उतनी दिक्कत नहीं आ रही। फिर नंबर 6 पे हार्दिक आते हैं, जो गेंदबाजी करते हुए इस एडिशन में 11 विकेट झटक चुके हैं। कल उन्होंने यानी कि क्षमा चाहूंगा, पिछले मुकाबले में उन्होंने हैदराबाद के सामने अपने घर में 9 गेंदों में 21 रन बनाए थे, बढ़िया मैच को फिनिश किया था। बढ़िया फॉर्म में हार्दिक पांड्या है, विकेट भी उन्होंने ली थी, 1 विकेट उन्होंने झटकाई थी जहां पे अभिषेक शर्मा को भी आउट किया था। अच्छे रिदम में हार्दिक पांड्या दिख रहे हैं, इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। लोग कहते हैं बुमराह के बिना मुंबई इंडियंस की बॉलिंग अटैक अधूरी है, एग्री करता हूं मैं इस बात से, सहमति भी करता हूं इस बात से, लेकिन हार्दिक पांड्या के बगैर मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप में आपको दिखेगा कि यार फिनिश कौन करेगा गेम को। हार्दिक पांड्या के बगैर अगर आप बॉलिंग अटैक को देखोगे तो एक ऑप्शन कम हो जाएगा। वहीं पे चेन्नई जीता था दोस्तों, तब हार्दिक नहीं थे उस मुकाबले में, अब हार्दिक होंगे तो थोड़ा सा अलग मोमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद में देखिए नमन धीर, गुड बैट्समैन, अच्छे बल्लेबाज हैं, जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है अच्छा प्रदर्शन किया है। जो मुझे मैच याद आ रहा है लखनऊ वाला, जहां पे नंबर 3 पे उनको बैटिंग मिली थी, क्या पारी खेली थी उन्होंने, सबको प्रभावित किया था। बॉलिंग अटैक में दीपक चहर, जिनसे उम्मीदें होंगी कि वो नई गेंद में ही गेंदबाजी करें, नई गेंद के साथ ही गेंदबाजी करें, उनको पावर प्ले में ही रखिए। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट दीपक चहर नहीं है। जब आपके पास ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, दीपक चहर से बेटर मुझे ऑप्शन हार्दिक पांड्या लगते हैं। तो क्यों हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर को गेंद थमाई थी जब क्लासेन उन पे हावी हो चुके थे। तो यहाँ पे ये गलती हार्दिक को फिर से नहीं दोहरानी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, दोनों के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर ये नई गेंद से विकेट लेंगे तो ये इफेक्टिव दिखेंगे। अगर ये नई गेंद से विकेट लेने में असमर्थ हो गए, नहीं ले पाए, पहला स्पेल अच्छा नहीं गया, तो फिर आगे जाके उन पे बल्लेबाज बहुत ही हावी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ही वही है। ये पुरानी गेंद से उतने डेंजरस नहीं है जितनी ये नई गेंद से हो सकते हैं। सैलावा पे बैन हट चुका है, लेकिन रिवर्स दीपक चहर उतनी नहीं कराते, ट्रेंट बोल्ट कराते हैं, उनको हेल्प मिल सकती है, इसलिए उनके कुछ ओवर्स हार्दिक डेथ ओवर्स में रखते हैं। बट उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए जब आप नई गेंद से अगर आप विकेट लोगे तो आपके टीम का भला होगा, आपको भी अलग अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। बट पुरानी गेंद का वेट क्यों करना जब आपकी स्ट्रेंथ ही नई गेंद है। आप नई गेंद से आउट स्विंग इन स्विंग अच्छी कराते हो। कल का मुकाबला तो वानखेड़े में होगा, मुझे लग रहा है कल ट्रेंट बोल्ट, दो रचिन रविंद्र और थोड़ा शेख राशिद को अच्छा टेस्ट करेंगे। वो भी अच्छे गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह धीरे धीरे अब इंजरी के बाद से उन्होंने रिकवरी की है, अच्छे रिदम में अब बुमराह दिख रहे हैं। पिछला मुकाबला उनका अच्छा गया था, 1 विकेट भी वहां पे लिया था, क्लासेन को बढ़िया यॉर्कर से बोल्ड किया था। फिर करण शर्मा जो कि इंजर्ड हो चुके हैं, तो शायद विघ्नेश पुथुर खेलेंगे। तो मुंबई के प्लेइंग 11 में शायद आई थिंक एक ही बदलाव होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। विघ्नेश पुथुर इन होंगे और शायद मे भी करण शर्मा को कल बाहर बैठना पड़ सकता है। मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ उनकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप है, जहां पे मैंने कहा कि नंबर 4 पे सूर्या खेलते हैं, जो नेचुरली उनको नंबर 3 पर खेलना चाहिए। वही मैं कहूंगा तिलक वर्मा के लिए, दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको जितनी गेंदें मिलेंगी उतना अच्छा मुंबई इंडियंस का होगा, उतना अच्छा उन बल्लेबाजों का भी होगा। लेकिन बहुत ही नीचे आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि देखिए सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं, अनुभवी बल्लेबाज है, रोहित शर्मा है, जो डेफिनेटली ओपन करेंगे। उनको शायद ड्रॉप करने के बारे में ऑनेस्टली अभी एमआई फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की टीम नहीं सोचेगी। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, अगर फॉर्म ऐसा ही रहा तो सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा और शायद स्ट्रॉन्ग कॉल भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि फॉर्म सही नहीं है। अगर रोहित को थोड़ा ड्रॉप करने के बारे में एमआई की टीम सोचेगी, तब शायद आपको दिख सकता है कि तिलक नंबर 4 पर आ जाए, सूर्या नंबर 3 पर खेलने और विल जैक्स ओपन कर लें, या फिर टीम किसी और के बारे में सोचे। यह एक निर्णय ले सकती है। अब उससे क्या होता है कि रोहित ऊपर खेल रहे हैं, फिर रायन रिकल्टन खेल रहे हैं, विल जैक्स जो कि मैंने कहा कि वो मध्य क्रम के बैटर नहीं है, तो उनको ऊपर खिला रही है टीम। लेकिन हम सडनली हमने बहुत गेम्स में देखा जहाँ पे नंबर 3 पे बल्लेबाजी चेंज होती जा रही, कभी सूर्या आते हैं, कभी हम देखते हैं नमन धीर, कभी देखते हैं विल जैक्स, तो कुछ भी हो रहा है। इसीलिए तिलक वर्मा को नीचे आना पड़ रहा है। फिर हार्दिक पांड्या इतने बेहतरीन बल्लेबाज, जो कि गुजरात को जब उन्होंने चैंपियन बनाया था
तो वो खुद को प्रमोट अप करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि मुंबई इंडियंस के पास टिम डेविड नहीं है, तो अब हार्दिक को मजबूरन नंबर 6 पर ही बैटिंग करनी होगी, क्योंकि मुंबई के पास हार्दिक जैसा फिनिशर सिर्फ मात्र हार्दिक पांड्या, उनके लीडर एक ही हैं और कोई नहीं है। मिचेल सैंटनर, नमन धीर उतना ट्रस्ट मुझे नहीं देते, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जब मैच फंसेगा, 4 ओवरों में 60-70 रनों की दरकार होगी, तो सारी नजरें हार्दिक पांड्या के बल्ले पे जाएगी, हार्दिक पांड्या के ऊपर जाएगी, उनके कंधे पे जाएगी कि हार्दिक पांड्या ही यहाँ से मैच को फिनिश कर सकते हैं। तो वैसी सिचुएशन ना आए मुंबई इंडियंस के लिए, यही चाहेंगे हमारे एमआई फैंस। एज ए क्रिकेट फैन भी मैं यही चाहूंगा। मुंबई इंडियंस की टीम बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ी सी स्पिनिंग डिपार्टमेंट का कंसर्न है। करण शर्मा ने बढ़िया मैच जिताया था डीसी के सामने, लेकिन अब वो चोटिल हो चुके हैं, तो वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। विघ्नेश पुथुर बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस सरफेस पे उतनी उनको हेल्प ना मिले जितनी उनको चेपॉक में मिली थी। और मिचेल सैंटनर उतने इफेक्टिव नहीं दिखे, विकेट टेकर मिचेल सैंटनर वो नहीं दिखे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी 1-2 गेंदें पड़ेगी जहां पे विकेट मिल जाएगी, अन्यथा इकोनॉमिकल है मिचेल सैंटनर, वो काम बढ़िया करते हैं। बट सीएसके के पास लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं, तो शायद आपको दिखेगा कि जब ऊपर से रचिन रविंद्र होंगे, मध्य क्रम में रविंद्र जडेजा अगर ऊपर आ जाए, शिवम दुबे भी आए, तो सैंटनर भी अपना स्पेल कंप्लीट नहीं करेंगे, तब आपको फिर से विल जैक्स गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो मुंबई इंडियंस की टीम अच्छी है। अब हम आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पे दोस्तों। सीएसके की टीम पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 कैसी थी? रचिन रविंद्र, क्या रचिन रविंद्र की जगह पे डेवॉल्ट ब्रेविस खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि रचिन रविंद्र ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन ये एडिशन रचिन रविंद्र के लिए उतना बेहतर नहीं गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज ए सीएसके फैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितना रचिन खुद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन शायद टीम बैक करेगी, कल का मुकाबला खेलेंगे। डेवॉल्ट ब्रेविस में भी आने वाले गेम्स में बतौर ओपनर या फिर मध्य क्रम में कहीं खेलते हुए दिख जाएं। शेख राशिद प्योर टाइमिंग का बल्लेबाज है, बढ़िया तरीके से खेलते हैं, नजाकत भी दिखाई थी, ताकत का भी एक अच्छा उन्होंने एक दिखाया था, एक बढ़िया इन्होंने दृश्य दिखाया था जब उन्होंने एक अच्छा पुल मारा था। बढ़िया बल्लेबाज हैं ये, और चाहूंगा कि कल एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे, ये भी देखना इंटरेस्ट होगा। ओपनर्स पे नजरें होंगी क्योंकि अगर ओपनर्स रन नहीं बनाएंगे तो फिर सीएसके के लिए काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर उतना दमखम नहीं है सीएसके के मिडल ऑर्डर में, कहना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी फॉर्म सही नहीं है। क्या वंश बेदी के बारे में टीम सोच सकती है या फिर आयुष मात्रे के बारे में टीम सोच सकती है? देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से एक गेम और देना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर कल का मुकाबला राहुल के लिए अच्छा नहीं जाता है, जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। साइड बाउंड्रीज यहाँ की उतनी बड़ी नहीं है, अच्छे ऑन साइड पे उनका गेम है, लेकिन सामने बॉलिंग अटैक बहुत ही टॉप क्वालिटी की है। रियल टेस्ट होगा राहुल त्रिपाठी की बैटिंग का। तो वंश बेदी एक ऑप्शन है। आयुष मात्रे जो 16 साल के हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट, मुंबई के लिए ही खेलते हैं, इस ग्राउंड को बढ़िया तरीके से जानते होंगे, मे भी शायद कल डेब्यू करते हुए आपको दिख जाए। नंबर 4 पे रविंद्र जडेजा बतौर गेंदबाजी करते हुए जट्टू बहुत बढ़िया, पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। बतौर फील्डर आउटस्टैंडिंग, बतौर बल्लेबाज नहीं दोस्तों, अभी तक वो हमें पारी कभी नहीं देखने को मिली रविंद्र जडेजा की ओर से कि वो आके मैच जिताएं। पिछले अगर 2-3 एडिशन की बात करें, फाइनल याद आता है, लेकिन उस फाइनल को थोड़ा सा हटा दें तो वो जड्डू की ओर से वो अच्छा नॉक हमें नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये अच्छे बल्लेबाज है रविंद्र जडेजा, सिचुएशंस को बढ़िया तरीके से रीड करके सिचुएशंस को देख के वो संभल बूझ कर खेलते हैं। दोनों गेम है उनके पास, ये भी मैं कहूँगा। वो आक्रामक होकर भी खेल सकते हैं और वो समझदारी के साथ सिंगल डबल्स भी ले सकते हैं, बढ़िया बल्लेबाज हैं। तो नंबर 4 पर शायद आपको वही खेलते हुए दिखेंगे। शिवम दुबे नंबर 5, अच्छी बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में की थी, थोड़ा फंसे थे लखनऊ वाले गेम में, लेकिन अच्छी पारी उन्होंने खेली थी और धीरे धीरे अप रिदम में शिवम दुबे आ रहे हैं। हाँ, उतना अभी तक ये जैसा एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं शिवम दुबे से कि वो आके तगड़ी हिटें लगाते हैं स्पिन के सामने, अब तो शायद स्पिन भी उतनी जल्दी कोई टीम उनके सामने नहीं लाती, क्योंकि पता है शिवम दुबे के सामने अगर स्पिनर लाएंगे तो या तो शिवम दुबे होंगे क्रीज पे या तो गेंद होगी स्टैंड में, ये तो हमें भी पता है। तो अब शायद विपक्षी टीम को भी अंदाजा आ चुका है कि जब दुबे साहब आएंगे तो पेस लगाइए दोनों छोर से, और लगाइए बाउंसर्स, लगाइए कटर्स और थोड़े से यॉर्कर्स, क्योंकि स्पेस के सामने उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन स्पिन से कंपैरिजन करें तो थोड़ा कम होता है। फिर विजय शंकर, अच्छी नॉक, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं रहूंगा पंजाब के सामने अर्धशतक मारा था। ट्रस्ट जताया है विजय शंकर ने, अच्छा स्पिन खेलते हैं, अच्छा पेस खेलते हैं। इस सरफेस पे, इस ग्राउंड पे शायद वो अच्छे हवाई शॉट्स लगा सकते हैं। उनको एक रोल शायद अब यह दे दी गया है कि आपको मैच को फिनिश करना है। फिर महेंद्र सिंह धोनी पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, 11 गेंदों में 26 रन बनाते हैं, बढ़िया। यही इंटेंट हम चाहेंगे कि इसी इंटेंट से खेलें MS धोनी, ऐसे ही शानदार बल्लेबाजी करें, ऐसे ही अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और हम चाहेंगे कि उनकी जब बैटिंग आए तो आखिर के कुछ ही गेंदें बची हो, जल्दी चेन्नई के विकेट ना गिरे। फिर अंशुल कंबोज
अच्छा आउट स्विंगर वो लगाते हैं। नूर अहमद पिछले मुकाबले में 12 विकेटें उन्होंने झटकी थी। पिछले मुकाबले में नहीं, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, गलती हो गई। पूरे आईपीएल में अभी तक 12 विकेटें वो झटक चुके हैं। पिछला मुकाबला आई थिंक 4 ओवरों में मात्र 13 रन दिए थे, विकेट लेस गए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में नूर अहमद ने की है। अभी पर्पल कैप की टोपी उनके सर पे इसलिए नहीं है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा आगे निकल चुके हैं, लेकिन चाहेंगे हम कि कल भी नूर अहमद अच्छा प्रदर्शन करें। सरफेस पे शायद उतनी उनको मदद ना मिले, लेकिन चाइना मैन गेंदबाज हैं तो थोड़ा सा अपनी फिरकी से फंसा सकते हैं। और पिछले मैच का स्टंपिंग भी तो याद आता है जहां पे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था सीएसके के सामने, एमआई के सामने, तो मैन ऑफ द मैच बने थे नूर। 3-4 विकेटें ली थी उस मुकाबले में। तिलक वर्मा का आउट किया था, सूर्या का आउट किया था, बढ़िया गेंदबाजी की थी। फिर खलील अहमद। यही है स्ट्रेंथ चेन्नई सुपर किंग्स की कि ये 2 गेंदबाजों ने मिलकर अभी तक 23 विकेट आईपीएल 2025 में झटके हैं। खलील के 12, नूर के 11। मतीशा पाथिराना अच्छे गेंदबाज है, डेथ ओवर्स में एक ट्रस्ट देते हैं कि विपक्षी गेंदबाज उन पे ज्यादा, विपक्षी बल्लेबाज उन पे ज्यादा शायद उतना अटैक ना कर पाए, लेकिन अब यह दिख रहा है कि एक्स्ट्रास बहुत दे रहे हैं, उस पर सोचना होगा। और सीएसके की टीम को यह भी सोचना होगा कि पिछले मुकाबले के कंपैरिजन मतीशा पाथिराना उतने इफेक्टिव भी नहीं दिखे हैं, बट गेंदबाज अच्छे हैं, टॉप क्वालिटी के गेंदबाज हैं और उनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अच्छे यॉर्कर्स लगाते हैं। लेकिन नेथन एलिस भी एक ऑप्शन है, वो भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। कि मैच खेले थे एमआई के सामने, अच्छा प्रदर्शन वहां पे किया था, लेकिन जब पाथिराना आए तब से नेथन एलिस बाहर हो चुके हैं। टीम सोच सकती है नेथन एलिस के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स पे बात की दोस्तों, इस टीम की प्लेइंग 11 में बहुत ही समस्या है। मिडिल ऑर्डर में दमखम नहीं है, बॉलिंग अटैक इनका बेहतर है, टॉप ऑर्डर रन बनाता है तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स अलग कल दिखेगी। टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट हो जाता है, टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज रचिन रविंद्र, शेख राशिद और राहुल त्रिपाठी / वंश बेदी या फिर आयुष मात्रे कोई भी खेले, या फिर डेवॉल्ट ब्रेविस टॉप 3 में आ जाए, कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए, जेमी ओवर्टन को ये टीम हटा दे, अगर ऐसी कोई प्लेइंग 11 बनती है तो ही टॉप ऑर्डर पे ही सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो इतना ट्रस्ट नहीं दे रहा है। मिडिल ऑर्डर में मात्र एक बल्लेबाज है जिसपे बहुत कुछ सबकी नजरें होंगी, वो है वन एंड ओनली शिवम दुबे। उनका ये होम ग्राउंड है, उन पे ही उम्मीदें होंगी कि वही आके रन बनाए, वही कुछ करे। अदरवाइज बहुत कंसर्न है चेन्नई सुपर किंग्स का। इसलिए मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि अब बुमराह जब से ज्वाइन किया है, जब से हार्दिक आ चुके हैं, अब जब एमआई और सीएसके का कल मुकाबला होगा, यहाँ पे रियल बैटल होगी कि सीएसके के गेंदबाज के सामने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज कैसे बैटिंग करते हैं। वहां पे उनको भी टेस्ट होगा, उनका भी बैटिंग टेस्ट होगा, रियल टेस्ट उनका भी होगा। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बतौर चेन्नई सुपर किंग्स फैंस, बतौर क्रिकेट फैंस, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए अगर कोई फेवरेट होगी तो वो मुंबई इंडियंस होगी। टॉस बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करने वाला है। होम मैचेस अभी तक हमने जितने देखे हैं, अब नोटिस कीजिएगा मुंबई सारे के सारे टॉस जीता है, कुछ ही टॉस हारा होगा। पिछला भी मैच मुंबई ने टॉस जीता था, और जो भी टीम टॉस जीतेगी आई थिंक वो बॉलिंग करना पसंद करेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस फेवरेट होगी। जसप्रीत बुमराह का होना अलग ही एक माहौल क्रिएट करता है। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर नई गेंद के साथ थोड़े से इफेक्टिव होंगे, उनको मदद मिलेगी। मिडिल ओवर्स की गेम में सैंटनर शायद तभी गेंदबाजी करेंगे अगर खब्बे बल्लेबाज नहीं होंगे, अदरवाइज अच्छा यहाँ पे ट्रस्ट दिया है विल जैक्स ने भी, तो हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करेंगे। कंप्लीट पैकेज टीम दिख रही है मुंबई इंडियंस की टीम, मुझे दिख रही है। अब आते हैं दोस्तों दोपहर के मुकाबले पे। वीडियो बड़ा बन चुका है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। डबल हेडर स्पेशल्स है तो एक ही वीडियो में मैं दोनों ही टीमों के ऊपर बात कर रहा हूं। तो मैच नंबर हम 37 पे आते हैं, और अगर हम यहाँ पे बात करें पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, यह भी एक रिवेंज टाइम होगा क्योंकि आरसीबी कल अपना पिछला मुकाबला 14 ओवर का गेम हुआ था, बारिश की दखलंदाजी की वजह से आरसीबी पंजाब से हार गया था। आरसीबी भी बदले के लिए बेताब होगा। पॉइंट टेबल पे अभी पंजाब किंग्स तीसरे स्थान पर है 10 अंकों के साथ। आरसीबी भी 10 अंक करना चाहेगा, और 10 अंक आरसीबी तभी कर पाएगा अगर आरसीबी कल का मुकाबला जीतता है तो। अब यहाँ पे हम पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही विस्फोटक है, बहुत ही घातक है। प्रियांश आर्या ने तो इस एडिशन में 232 रन भी बनाए, लेकिन 2 ही पारी मुझे याद आ रही है। एक जो चेन्नई का शतक, अच्छा खेले थे चेन्नई वाला गेम, एक दूसरा ओपनिंग गेम गुजरात के सामने, लेकिन उसको दोनों मैचेस को हटा दें और प्रियांश आर्या की बैटिंग देखें, उतने इफेक्टिव नहीं दिखे हैं। आते हैं थोड़े आक्रामक होकर खेलते हैं, लेकिन जल्दी आउट हो जाते हैं। थोड़ा समझना होगा, अब सिचुएशंस को रीड करना होगा। अगर एक छोर से उनके ओपनर साथी प्रभसिमरन सिंह आउट हो रहे हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि कैसे खेलना है। अगर फ्रीडम मिल चुकी है, कप्तान का, टीम मैनेजमेंट का यही मैसेज है कि आप आक्रामक होकर खेलिए, तो आपके लिए ये सिचुएशन बहुत बढ़िया है। आप इसी अपने गेम प्लान को बैक करते हुए उसी इंटेंट के साथ खेलिए, जैसा आपका नेचुरल गेम है उसी के साथ खेलिए। बट
सोचना पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ओपनर्स अच्छा शुरुआत टीम को दिलाते हैं। लेकिन जैसे दोनों ओपनर्स आउट होते हैं, फिर आने वाले बल्लेबाजों का भी वही इंटेंट है। अगर आप इनकी बैटिंग लाइनअप को देखोगे, जैसे कि श्रेयस अय्यर, अब अय्यर भी इस एडिशन में 257 रन बना चुके हैं, लेकिन अब अय्यर पुराने अय्यर नहीं दिख रहे हैं, ये भी खुलकर खेलते हैं, ये भी आक्रामक होकर खेल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को भी ये पता है कि फिर जो मिडल ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप आने वाले बल्लेबाज होंगे, उसमें निहाल वाडेरा जो मुंबई के लिए पहले अच्छा खेलते थे, पिछले मुकाबले में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 13 गेंदों में 19 गेंदों में 33 रन बनाए थे, वो एक बल्लेबाज है। फिर मार्कस स्टोइनिस, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी हैदराबाद के सामने, 4 छक्के शमी को एक ओवर में मारा था। मार्को यानसन ट्रस्ट देते हैं कि यार मैं भी तगड़ी हिटें लगा सकता हूँ, मैं भी मैच को फिनिश करने का दमखम रखता हूँ। फिर हम देखें तो वहां पे हरप्रीत बरार भी अच्छे लंबे लंबे हिटें लगा सकते हैं। ज़ावेर बैरलेट पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। अर्शदीप सिंह विकेटें झटकते जा रहे हैं, 10 विकेट ले चुके हैं। युजवेंद्र चहल पिछले 2 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की गेंदबाजी की। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब मैं आरसीबी और पंजाब किंग्स के मैच प्रीव्यू पे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था अगर पंजाब की बॉलिंग अटैक उनकी कंसर्न है, ये बॉलिंग अटैक उनको आईपीएल 2025 का खिताब नहीं जिता सकती। अभी भी मैं कहूंगा, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह शुरू में या फिर मार्को यानसन कोई एक गेंदबाज का स्पेल अच्छा जाए। मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल अगर इंपैक्ट अपना छोड़ेंगे तो आपको यह अलग टीम दिखेगी। वही दिखा, पिछले 2 मुकाबले पंजाब जीता है और वहां पे यूजी का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है। नई गेंद के साथ मार्को यानसन ने विकेटें ली है। कल के मुकाबले में हमने देखा था अर्शदीप सिंह ने दोनों ही पंजाब के ओपनर्स को आउट किया था। यही मेन रीजन है कि पंजाब अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जो मैंने कहा था वैसे पंजाब अब प्रदर्शन कर रही है, तो अब आपको ये टीम अच्छी दिखेगी। अब आपको टीम ये बेहतर दिख रही है, 10 रन कर चुकी है, पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर है। तो बॉलर्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। एज ए यूनिट बॉलिंग ग्रुप एज ए यूनिट ओके अब अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैक्सवेल को पिछले मैच में ड्रॉप किया था, बहुत ही सही निर्णय था। और जॉश इंग्लिश आए हैं विकेट कीपिंग करते हुए, जिसकी वजह से प्रभसिमरन सिंह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे थे। बैरलेट भी अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की शायद उतनी कमी अभी खेलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुकाबले और देखने होंगे कि ज़ावेर बैरलेट वहां पे कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मार्को यानसन बहुत ही अच्छे लय में है, अर्शदीप सिंह विकेट्स ले रहे हैं, यूजी मिडिल ओवर्स में शिकंजा कस के रखते हैं। अच्छी ये बॉलिंग अटैक दिख रही है। ओवरऑल ये टीम बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बाउंस बैक भी किया है, लेकिन यहाँ पे ना बैटिंग डिपार्टमेंट में कंसर्न है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ गेम्स अय्यर की भी अच्छे नहीं गए हैं। ऊपर से जो मैंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन किया है प्रभसिमरन ने, प्रियांश आर्या ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन प्रभसिमरन सिंह को भी सोचना होगा कि उनको अगर अच्छा प्रदर्शन करना है, एक ऐसा एडिशन लाना है, जैसे कि हम शाही सुदर्शन का नाम लेते हैं, जैसे हम बाकी सारे अदर्स अनकैप इंडियंस का नाम लेते हैं, उनको भी ऐसा प्रदर्शन करना होगा। प्रभसिमरन सिंह भी बहुत ही समय से पंजाब के लिए खेल रहे हैं, पिछले 2-3 एडिशन से, और टीम ने उनको अच्छा बैक किया है, वो अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन जैसे पावर प्ले खत्म होता है ना, तब हम देखते हैं कि उसके बाद भी वो उसी आक्रामक इंटेंट से खेल के विकेट गंवा देते हैं। थोड़ा लंबा खेलना चाहिए, थोड़ी लंबी पारी खेलनी चाहिए, तभी लोग वाहवाही करेंगे। आप टीम के हिस्से खेलोगे, अच्छी स्टार्ट दोगे, 15 गेंदों में 30-40 बनाओगे, वो भी अच्छा एक नॉक है T20 जैसे क्रिकेट में। लेकिन आपको लंबा पारी खेलना होगा, लंबी बल्लेबाजी करनी होगी। श्रेयस अय्यर थोड़ा सा सिचुएशन को देख के, रीड करके, कंडीशंस को देख के खेल सकते हैं कि अगर ऊपर से ओपनर्स जल्दी आउट हुए, आप एंकर का रोल अदा कीजिए, मैच को थोड़ा डीप लेके जाइए, क्योंकि पिछले मुकाबले में पंजाब फंस चुका था। 96 रन ही लक्ष्य चेस करने थे, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के 5 विकेट गिर चुके थे। सोचना पड़ेगा पंजाब किंग्स को, क्योंकि उनकी बैटिंग में अभी भी कंसर्न है। शशांक सिंह, अभी तक वो शशांक सिंह नहीं दिखे जो आशुतोष शर्मा कर रहे हैं। आज अच्छी बल्लेबाजी फिर से आशुतोष ने किया, तो शशांक पे भी एक प्रेशर होगा, क्योंकि चेन्नई वाला गेम मुझे याद आ रहा है जहाँ पे उन्होंने कुटाई की थी, और एक ओपनिंग गेम, उसके बाद से शशांक सिंह हमें थोड़े से गायब दिखे हैं, तो उनको भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उन पे भी अब टीम की निगाहें होंगी। हरप्रीत बरार खेलते हुए मुझे वापस दिख रहे हैं, क्योंकि ग्लैन मैक्सवेल नहीं है, तो यही प्लेइंग 11 होगी। बैटिंग में अभी भी कंसर्न है। ये बैटिंग लाइनअप बैटिंग पावर हाउस है, लेकिन जब पिच थोड़ी सी ट्रिकी होगी, टेस्ट होगा पंजाब का बैटिंग लाइनअप, और वहां पे सब फिर किस पे नजर जाएगी? पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर पे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आरसीबी की विपक्षी टीम। पंजाब के सामने आरसीबी की बॉलिंग अटैक बहुत ही बेहतरीन है। 96 रन भी थोड़े से परेशान किए थे। बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में एक बदलाव होना चाहिए, जैसे कि बात करते हैं विराट कोहली, थोड़ा सा सिचुएशन को देख के समझ के खेल सकते हैं। अगर सॉल्ट आउट होते हैं तो उनको भी थोड़ा रुक कर खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो 16-17 ओवर तक खेल जाएंगे तो भी एक अच्छे स्कोर तक बेंगलुरु पहुंच पाएगा। नंबर 3 पे मैं चाहता हूं कि देवदत्त पाडिक्कल आ जाए मनोज भांडांगे की जगह पे। नंबर 4 पे रजत पाटीदार को थोड़ा समझना होगा।
कि बतौर लीडर, बतौर कप्तान जब भी स्पिन उनके सामने आता है तो वो आक्रामक होकर खेलते हैं, लेकिन बहुत बार इस एडिशन में वो भाग्यशाली रहे, बचे हैं। यूजी चैल ने उनको आउट किया था, लेकिन उसके पहले ही यूजी चैल शायद उनको आउट कर देते। और कल के मैच की बात कर रहा हूँ, शायद उनसे थोड़ी चूक हो गई थी, अच्छे तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। आपको थोड़ा सम्मान देना होगा। फिर से आपका सामना युजवेंद्र चहल से ही होगा। सिचुएशंस को देखते हुए अगर पिच में दिख रहा है कि स्पिनर को कुछ नहीं, गेंद उतनी नहीं घूमेगी, आप घुमाइए बल्ला जोर से, बट दिख रहा है कि थोड़ी सी गेंद फंस रही है, तो आप थोड़ा सम्मान दीजिए, थोड़ा सा डीप मैच को लेके जाइए, क्योंकि आप उस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हो जो सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन होता है, नंबर 4 का पोजीशन। फिर उसके बाद नंबर 5, नंबर 6 और फिर फिनिशर आता है आपकी टीम का, टीम डेविड। तो सोचना होगा यहाँ पे रजत पाटीदार को। फिर अगर हम देखें वहां पे जितेश शर्मा, थोड़ा सा वो भी समय ले सकते हैं। फिर आते हैं लियान लिविंगस्टोन, मैं कह रहा हूँ उनको ड्रॉप कीजिए। सोचिए यहाँ पे आरसीबी की रोमारियो शेफर्ड भी आपके पास एक ऑप्शन है। शेफर्ड आएंगे, आपके पास एक अतिरिक्त बॉलर का ऑप्शन आ जाएगा, एक अतिरिक्त पेसर का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप जैकब बेथल के भी बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अब ये समय आ चुका है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉल लेना होगा। लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करते हुए उतना आपको ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर आप रोमारियो शेफर्ड को लाते हो तो आप थोड़ा टीम डेविड को प्रमोट अप कर सकते हो, जिनका ये एडिशन बहुत बढ़िया चलते जा रहा है। मुंबई इंडियंस अभी मन ही मन थोड़ा सा अपने आप को कोस रहा होगा कि हमने क्यों जाने दिया टीम डेविड को। अगर टीम डेविड एमआई की टीम का भी हिस्सा होते ना, वो टीम और भी डेंजरस दिख रही होती। लेकिन टीम डेविड देखिए सिंगल हैंडेडली आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में बतौर फिनिशर का रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बैटिंग लाइनअप आरसीबी की अच्छी है। इस बार हम कह सकते हैं कि आरसीबी की बॉलिंग अटैक सुपर्ब है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनके पास जो 3 पेसर्स हैं वो उतने आसानी से रन भी नहीं दे रहे हैं, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। वो है भुवी, वो है जॉश हेजलवुड, और वो है यहाँ पे अगर हम कहें तो यश दयाल। विराट कोहली ने अगर इस एडिशन में 249 रन बनाए तो उनके बॉलर्स भी पर्पल कैप की रेस में है, जैसे कि जॉश हेजलवुड की बात करें तो वो अभी तक इस एडिशन में 10-11 विकेट झटक चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो। बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया है। 1 सेकंड दोस्तों, मैं देख लेता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। हेजलवुड का प्रदर्शन इस एडिशन में अच्छा रहा है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, 10-11 विकेट लिए हैं आई थिंक। जी हाँ दोस्तों, 12 विकेट ले चुके हैं हेजलवुड, जो कि मैं कह रहा था। इस समय दूसरे पायदान पर हैं पर्पल कैप की रेस में, और भुवी भी बढ़िया साथ निभा रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने भी 2 विकेट ली थी। यश दयाल लेफ्ट आर्म पेसर हैं, अच्छा स्विंग कराते हैं गेंद को। और सुयश शर्मा यार दिलेरी से ये बंदा गेंदबाजी कर रहा है। हाँ, हावी हुए थे निहाल, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 बार बीट भी किया था निहाल वाडेरा को सुयश ने। अच्छे गेंदबाज हैं। और अब आप आरसीबी की बॉलिंग अटैक को देखिए। कुणाल पांड्या बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उतना अभी तक वो ट्रस्ट नहीं दे रहे हैं कि जैसे पहले हम कुणाल पांड्या को मुंबई इंडियंस के लिए देखते थे, वैसे कुणाल पांड्या भी हमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बॉलिंग करते हुए आज भी कुणाल पांड्या वही हैं जो पहले वो एलएसजी के लिए करते थे, वो जो उससे पहले मुंबई के लिए करते थे। तो कुणाल पांड्या बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, कसी भी गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं, और बहुत ही कम बार वो महंगे साबित होते हैं। मैंने बहुत ही कम बार देखा है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है कुणाल पांड्या को लेके, क्योंकि 2 गेम्स उन्होंने अपने बलबूते पे जिताया, एक मुंबई वाला मैच और एक कोलकाता वाला मैच। यार बढ़िया प्रदर्शन किया है अभी तक, और उम्मीदें होंगी कल आरसीबी की कि वो वापस अच्छा प्रदर्शन करें। और थोड़ा क्या उनको प्रमोट अप करने के बारे में आरसीबी सोच सकती है, बैटिंग में नंबर 3 पे फ्लोटर के रूप में। मेरे मन में ख्याल आया कि सोचना चाहिए ना कि अगर कल पाडिकल नहीं खेल रहे हैं, क्यों ना कुणाल को नंबर 3 पे ला दें कि जाइए आप खेले खुलकर, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा अगर टीम को थोड़ा बैक करे। बट नंबर 8 पे आएंगे तो एक ट्रस्ट देंगे कि बैटिंग में डेप्थ आ जाती है। कुणाल पांड्या बहुत ही अच्छे हैं। आरसीबी की बॉलिंग अटैक बेहतर है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी बेहतर है, बट वहां पे ना जो 2 प्रमुख बल्लेबाज है उनको थोड़ा समझना होगा, विराट को भी, क्योंकि विराट भी थोड़ा अलग खेल रहे हैं सिचुएशंस को देखते हुए। फिल सॉल्ट ऊपर से बहुत ही आक्रामक होकर खेलते हैं, ये हमने देखा है। फिल सॉल्ट की बैटिंग की बात करें, क्योंकि फिल सॉल्ट भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं, लेकिन उनका सामना कल अर्शदीप सिंह से वापस होगा। थोड़े बाउंसर से संभल कर रहना होगा, और अपने नेचुरल गेम को फॉलो करते ही खेलना चाहिए। वही इंटेंट से उन्होंने अच्छा अभी तक प्रदर्शन किया, उसी इंटेंट को जारी रखना चाहिए। कल की सरफेस को देखते हुए रास आएगी वो पिच फिल सॉल्ट को, बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है बट पार कर जाएंगे फिल सॉल्ट। विराट को थोड़ा समझना होगा कि अगर विकेट एक छोर से गिर रही है, आप अपने विकेट को अहमियत देके आप लंबा खेलने का प्रयास कीजिए। रजत पाटीदार को थोड़ा समझना होगा। चेन्नई वाला गेम मुझे याद आ रहा है जहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी की थी, एग्री करता हूँ, जट्टू पे हावी हो चुके थे, लेकिन उनको जीवनदान भी तो मिले थे दोस्तों। तो थोड़ा समझना होगा यहाँ पे रजत पाटीदार को भी सिचुएशन को देखते हुए। अभी तक बतौर लीडर अच्छी कप्तानी की है, अच्छी बल्लेबाजी भी की है हर मुकाबले में, स्पेशली मुंबई वाला गेम भी अच्छा गया था उनका। लेकिन अब थोड़ी सी और उम्मीदें होंगी आरसीबी की टीम को कि धीरे धीरे अब ये टीम
प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन के करीब जा रही है। हर टीम का यह मानना है कि आरसीबी क्वालिफाई कर सकता है। अब वहां पे रियल टेस्ट होगा, जब नॉकआउट्स के स्टेजेस आएंगे तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा यहाँ पे आरसीबी की टीम को। ओवरऑल ये टीम बहुत ही बढ़िया है। इस टीम की बॉलिंग अटैक भी उतनी बेहतरीन है, इस टीम की बैटिंग लाइनअप भी उतनी बेहतरीन है। हर बल्लेबाज को पता है कि उसका रोल क्या है और उसी रोल के साथ वो खेल रहा है। कोई भी बल्लेबाज डर कर नहीं खेल रहा है, ये बात मैं कर सकता हूँ। जितेश शर्मा अगर आएंगे तो आक्रामक होकर ही खेलेंगे, बनेगी तो बनेगी, नहीं तो वो आउट हो जाएंगे। वही रोल टीम डेविड को उनका बढ़िया तरीके से पता है। लिविंगस्टोन भी उसी इंटेंट से खेले, नहीं उनका फॉर्म सही है बट आक्रामक होकर खेलें। लेकिन टीम सोच सकती है जैकब बेथेल और शेफर्ड के बारे में। विराट कोहली पे बात की, फिल शॉर्ट पे बात की, देवदत्त पाडिक्कल का आरआर वाला गेम अच्छा था। पिछले मुकाबला शायद 14 ओवर का था, इसलिए उनके बारे में टीम ने नहीं सोचा। कल आपको खेलते हुए दिख सकते हैं देवदत्त पाडिक्कल भी। इस मुकाबले को कौन जीतेगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स ने पिछली बार बेंगलुरु को हराया उनके घर में, और आरसीबी के अवे रिकॉर्ड्स इस बार टाटा आईपीएल 2025 में बहुत ही शानदार रहे हैं। चारों के चारों मैचेस जीती है। कोलकाता को कोलकाता में हराया, चेन्नई को उनके घर में हराया, मुंबई को उनके घर में हराया, जहां जा रही है वहां हरा रही है, आरआर को उनके घर में हराया। मुझे लग रहा है कल वापस बेंगलुरु का दिन होने वाला है और कल आपको विराट कोहली की एक विराट पारी देखने को मिल सकती है दोस्तों। दोपहर का मुकाबला मेरी नजरों में फेवरेट होगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। कल उनके 10 अंक हो जाएंगे और बतौर सीएसके फैन मैं चाहता हूं कि कल सीएसके जीते, बट ऑनेस्टली दोस्तों दिल कर रहा है कि चेन्नई जीतनी चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि मुंबई बहुत स्ट्रांग है। अपने घर में मुंबई बहुत कम मैचेस हारता है, लेकिन पिछली बार जब आमना सामना हुआ था तो वहां पे रोहित का शतक भी आया था, लेकिन चेन्नई इस मुकाबले को जीता था। महेंद्र सिंह धोनी के लंबे लंबे छक्के भी हमें देखने को मिले थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कल के मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस फेवरेट होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एडिशन उतना अच्छा नहीं घटा है और शायद आने वाली राह और भी मुश्किल होने वाले, क्योंकि सीएसके की बैटिंग लाइनअप में वो दमखम नहीं दिख रहा है। तो यह बैटिंग लाइनअप आपको टाइटल नहीं जिताएगी, ये बॉलिंग लाइनअप आपको जिता सकती है। उस बॉलिंग लाइनअप में दमखम है, लेकिन अगर आपको किसी टाइटल को खिताब को जीतना पड़ता है ना, तो आपको आपके दोनों डिपार्टमेंट से एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन की दरकार होती है, जो अभी चेन्नई को नहीं मिल रही है बैटिंग लाइनअप से। तो इसीलिए मुझे एमआई फेवरेट लग रही है रात के मुकाबले में, दोपहर के मुकाबले में आरसीबी फेवरेट लग रही है। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत दोस्तों। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।